नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 7 11th क्लास की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की किताब का टाइटल क्या है? एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बेसिकली इस चैप्टर में बात की गई है। ठीक है भाई, तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट हैं कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, वर्कर, वर्क फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसकी टेक्निकल डेफिनेशंस क्या है, इससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स क्या है। फिर अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो कि अलग अलग सेक्टर्स में हो रही हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में हो रही हैं, सेकेंडरी में हो रही है, टर्शरी हो रही हैं, उनमें मेन और वुमेन का कंपैरेटिव पार्टिसिपेशन कितना है उसके बारे में बात करेंगे। किस हद तक, किस नेचर का और किस हद तक अनएम्प्लॉयमेंट का एक्सटेंट है इंडिया में, उसके बारे में देखेंगे। और गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, वो अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग रीजन्स में किस प्रकार से ऑपरेट कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे एक महात्मा गांधी जी के कोट से शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं? वॉट आई ऑब्जेक्ट टू इज क्रेज फॉर मशीनरी, नॉट मशीनरी एज सच, द क्रेज फॉर वॉट दे कॉल लेबर सेविंग मशीनरी। men go on saving labor till thousands are without work and thrown on the open streets to die of starvation। गांधी जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई मुझे मशीनरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो मशीनरी के पीछे लोगों का पागलपन है, ह्यूमैनिटी का पागलपन है, मुझे उससे प्रॉब्लम है। साइंटिफिक डेवलपमेंट और इनोवेशन के नाम पे इंसान क्या करता है कि मशीनरी को डेवलप करता जाता है, डेवलप करता जाता है ताकि जल्दी चीज़ें प्रोड्यूस हो जाएं और कम से कम लोगों का हाथ उसमें लगे। लेकिन उससे होता ये है कि बहुत सारे लोगों को इस मशीनरी के आने के चलते नई जॉब ही नहीं मिलती है, वो गरीब होकर सड़कों पे मरने के लिए आ जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बट कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक इनोवेशन है जिसके थ्रू नई मशीनें बनाई जाती हैं, ये भी हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। खासकर इंडिया जैसा देश साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं करेगा तो यूएस अमेरिका जैसी कंट्रीज के साथ कैसे कॉम्पीट करेगा। तो जो लोग इस साइंटिफिक इनोवेशन के चलते अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। यहाँ पे आपको कुछ वुमेन बैठी नजर आ रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि पूरी दुनिया में फुटबॉल बेचती हैं, उन फुटबॉल्स को कभी कभी हमारे पंजाब, जलंधर और जो छोटे मोटे गांव हैं उनके घर में बैठ के लेडीज़ बनाती हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो काम होता है वो करती हैं। हो सकता है कि ये जो फुटबॉल लेडीज़ बनाती हूँ, इन लेडीज़ को उसके 10 या 20 रुपए ही मिले। मार्केट में जब ये फुटबॉलें बिकती हैं तो 1000-1500 रुपए तक की भी बिकती हैं। पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, अगर आप काम की बात करो तो लोग अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। लोग फार्म फील्ड्स में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, बैंकों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं। बहुत सारे और वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने घर पे भी काम करते हैं। जब घर पे काम होता है तो अलग अलग प्रकार का काम हो सकता है, जैसे कि वीविंग, तो कपड़े सिलना वाला काम हो गया। लेस मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट का काम हो सकता है कि आप आर्ट पीस या फिर कोई आर्ट का वर्क कर रहे हो। फिर आज की डेट में घरों में सिर्फ इस प्रकार के ट्रेडिशनल काम ना होके मॉडर्न काम भी हो रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री वाले काम भी हो रहे हैं, प्रोग्रामिंग का काम भी हो रहा है। आप सबको पता है कोविड-19 का लॉकडाउन लग गया। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद आईटी पर्सनल्स की कहीं ना कहीं मजे आ गए, क्योंकि बहुत सारे आईटी पर्सनल्स को वर्क फ्रॉम होम मिल गया। हालांकि उसको प्रॉपर तरीके से मजे नहीं बोलेंगे, क्योंकि कई सारे आईटी वर्कर्स का तो ये बोलना है कि घर बैठ के ज्यादा काम करना पड़ता है, ऑफिस में तो फिर भी एक लिमिटेड टाइम तक काम करना पड़ता था। खैर, वो एक अलग बात है कि कितना काम करना पड़ता है, कितना काम नहीं करना पड़ता है। कुल मिला के यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि घर बैठे बैठे क्या काम हो सकता है। घर बैठे बैठे बहुत अलग अलग प्रकार के काम हो सकते हैं। पहले के ज़माने में फैक्ट्रीज थी, आज के ज़माने में फैक्ट्री होती थी। ये फैक्ट्रीज सिटीज़ में लोकेटेड होती थी, तो लोग भाई सिटी में जाते थे, इस फैक्ट्री में जाके काम करते थे, इनको काम मिलता था। ये फैक्ट्रीज गांव के इलाके में नहीं आती थी। आज के डेट में भी गांव के इलाके में कम ही फैक्ट्रीज मिलती हैं। ज़्यादातर जो फैक्ट्री होती है वो सिटी के इलाकों में होती थी। तो शुरुआत में इंडिया में जब ये फैक्ट्रीज लगना शुरू हुई तो सिटीज़ में लगना शुरू हुई, और उस समय के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते ये सिटी ज़्यादा एडवांस थी। तो लोग घर जाते थे और घर जाके इन फैक्ट्रीज में काम करके गुड्स प्रोड्यूस करते थे। अब इन फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स को घर तक में प्रोड्यूस किया जा सकता है। पहले कॉटन मिल्स हुआ करती थी, वो कॉटन का कपड़ा तैयार करती थी। अब कॉटन का कपड़ा लोग पावर लूम्स के थ्रू घर में भी तैयार करते हैं। समझ गया बात को? तो पहले जो फैक्ट्रीज बड़े बड़े शहरों में ही लगती थी, अब वो छोटी मोटी फैक्ट्री बेस्ड गुड्स घर तक में बनाए जा सकते हैं। गांव के अंदर आप पावर लूम की मशीन रखो और खूब कपड़ा बनाओ, बनाते भी हैं लोग। या बात यह है कि अगर इस कॉन्सेप्ट को समझें कि लोग काम क्यों करते हैं, इसको समझने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इकोनॉमिक्स 6 से 12
हालांकि इकोनॉमिक्स तो 9th से शुरू हो रही है, तो 9th से 12th की ऑलमोस्ट मैं वीडियोस खत्म ही कर दूंगा जब तक आप इस वीडियो को देखोगे। 11th क्लास की इकोनॉमिक्स खत्म होने वाली, इसका 12th क्लास की शुरू होगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सबकी मैंने एनसीईआरटीज बना रखी हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके रेफर कर सकते हैं। बहुत सी बना रखी हैं, बहुत सी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है। तो चूंकि सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जब भी मुझे समय मिलेगा आपकी जेन्युइन डाउट को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और जो भी मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, वर्क की अगर बात की जाए तो वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। ठीक है, हम इंडिविजुअल्स हैं, वी आर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और एज अ मेंबर एंड एज एन इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी वर्क हमारी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है ना, लोग काम करते हैं एक अर्निंग को पाने के लिए। ठीक है भाई, सम पीपल गेट और हैव मनी बाय इनहेरिटिंग इट, नॉट वर्किंग फॉर इट। तो भाई टीना अंबानी जैसे लोग, जो टाटा अंबानी, या फिर चलिए तो खैर मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स ले लिए, कुछ लोगों को अपने बाप दादाओं से करोड़ों की प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। तो अब जिसको करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल गई है या करोड़ों की इनकम मिल गई है, बैंक अकाउंट में 10-15 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, उसको काम करने की जरूरत नहीं है, जॉब करने की जरूरत नहीं है। तो पैसों का लेवल आपके पास कितना है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। आपको अपने घर से कितना मिला, आप खुद कितना कमा रहे हो। अगर आपको घर से बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया है और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेटिस्फाइड फील करोगे। क्योंकि जब आप कुछ काम करते हो ना, तो आपको एक सेल्फ वर्थ फील होती है। व्हेन यू वर्क, व्हेन यू डू अ जॉब, तो कहीं ना कहीं आप अपनी इंपॉर्टेंस को कंटेक्चुअली समझ पाते हो। आप एक सोसाइटी में अपनी वैल्यू को समझ पाते हो। जब आप काम नहीं करते हो, बैठे रहते हो, तो सोसाइटी में आपको अपनी वैल्यू समझ में नहीं आती। आपको ऐसा लगता है कि फालतू पड़े हैं, फालतू पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इधर उधर वो चाचा ने ऐसा कर दिया, चाची ने ऐसा कर दिया, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ठीक है, छोटी मोटी पेटी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। समझ गया बात को। हालांकि एक ऐसा पर्सन जो जॉब कर रहा है, वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम को। वो अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, देश के डेवलपमेंट में भाग ले रहा है। अपनी कमाई तो वो कर ही रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहा है, वो ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो आप कमाई करते हो, कमाई करने के बाद जो भी आप कमाई करोगे उसके ऊपर आप टैक्स भरोगे। तो आप अपना एक सोशल ऑब्लिगेशन पूरा कर रहे हो, आप सरकार को पैसा दे रहे हो, जैसे सरकार लोगों के लिए काम करती है। प्लस जो काम आप करते हो उससे सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, उससे पूरी सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलता है। तो कल की डेट में आप आईएएस बन के जाओगे और काम करोगे तो आपको ही तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप जिन लोगों के लिए काम करोगे उनको भी मदद मिलेगी। आईटी सेक्टर में कोई पर्सन अगर काम कर रहा है तो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, तो सिर्फ वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे बहुत सारे सोशल इश्यूज को या फिर बड़े बड़े कंपनीज के इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके इफेक्ट्स जो सोसाइटी पे होते हैं ना, बहुत वाइड स्प्रेड होते हैं। तो जब हम कोई काम करते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते हैं, हम सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं, हम उस कंपनी के लिए भी काम करते हैं जो हमको पैसा दे रही है, और हम अपनों के लिए भी काम करते हैं। तो हमारे छोटे भाई बहन, हमारे बच्चों जो हम पे डिपेंडेंट, हम उनके लिए भी काम करते हैं। इसीलिए वर्क की इंपॉर्टेंस को महात्मा गांधी जी ने पहचाना और बोला कि भाई एजुकेशन और ट्रेनिंग देनी चाहिए लोगों को, ताकि लोग अलग अलग प्रकार का काम कर सकें। ठीक है, शहरों वाला स्किल्ड काम भी और गांव वाला थोड़ा सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड काम भी। ओके, आगे देखते हैं। एक देश में जो लोग भी काम कर रहे हैं वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं, किस क्वालिटी का काम कर रहे हैं, उनका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। अगर हम इस चीज़ को एसेस कर पाएं, इसके बारे में हम कुछ एनालिसिस कर पाएं, तो हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, प्लान करके उनको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे फिर हम समझ पाएंगे कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे अलग अलग सेक्टर्स में डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए। इससे हम अपने सोशल इश्यूज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के एक्सप्लॉयटेशन को कैसे रोक सकते हैं, चाइल्ड लेबर जैसी प्रथा को कैसे रोक सकते हैं। ये सब चीज़ें भी हमारे सामने आएंगी। अब बात करते हैं वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब बात करते हैं भाई व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, वर्कर कौन है। तो अगर आप बोल सकते हो एक फार्मर किसान पे काम कर रहा है, फूड ग्रेन्स पैदा कर रहा है या रॉ मटेरियल्स पैदा कर रहा है इंडस्ट्री के लिए, कॉटन क्लॉथ बन रहा है टेक्सटाइल मिल्स में, पावर लूम्स में, जो लॉरीज हैं, ट्रक्स हैं, वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में एक मनी वैल्यू इन्वॉल्व है। ठीक है ना, जब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इन इंटरमीडिएट स्टेप्स की मनी वैल्यू क्या थी, और ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होते हैं उसके हिसाब से हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिसाइड होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मतलब कि एक कंट्री में कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हो रही एक साल में,
इससे आप बता सकते हो कि उस देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। ओके, उसके बाद when we also consider what we pay for our imports and get our exports, we find that there is a net earning for the country which may be positive or negative. अगर इस नेट अर्निंग को आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ जोड़ देते हो तो बन जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मैं इसको समझाता हूँ क्या बताया जा रहा है। देखिए, हमने देश के बाहर एक्सपोर्ट किया तो हमको बाहर से पैसा मिला, फॉरेन एक्सचेंज। हमने देश के अंदर इंपोर्ट किया तो हमने बाहर पैसा भेजा। अब हमने कुछ पैसा बाहर भेजा, जो सामान हमने इंपोर्ट किया उसके लिए हमने बाहर पेमेंट की, और जो सामान हमने बाहर भेजा उसके लिए पैसा हमारे पास आया। अगर हमने सामान जो बाहर भेजा है उसके लिए हमारे पास पैसा आया 100 रुपया, और हमने जो सामान अपने देश में मंगाया इंपोर्ट किया उसके लिए हमने जो बाहर पैसा भेजा वो था 95 रुपया, तो सामान एक्सपोर्ट करने के चलते हमारी कमाई हुई 100 रुपए की और इंपोर्ट करने के चलते हमारा खर्चा हुआ 95 रुपए का, तो यहाँ 5 रुपए की नेट इनकम हुई, इसको आप बोलोगे पॉजिटिव। मतलब कि एक्सपोर्ट के थ्रू अगर हमको पैसा ज़्यादा मिला है और इंपोर्ट के थ्रू रिस्पेक्टिवली हमारा पैसा कम बाहर गया है तो पॉजिटिव नेट अर्निंग निकल के आएगी। वहीं पे इंपोर्ट के चलते हमने बाहर ज़्यादा पैसा भेज दिया, मान लो इंपोर्ट के लिए हमने बाहर 100 रुपया भेज दिया और एक्सपोर्ट से हमारी कमाई केवल 95 रुपीज़ की हुई, तो हम -5 में आ जाएंगे। तो ये जो नेट अर्निंग है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के वजह से, इसमें प्लस कब हुआ निगेटिव कब हुआ ये मैंने आपको बता दिया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया कि भाई एक कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का फाइनल मॉनेटरी वैल्यू को आप जीडीपी बोलोगे। इस जीडीपी को आप नेट अर्निंग के साथ जोड़ दो, नेट फॉरेन अर्निंग के साथ। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो जब आप इस जीडीपी को नेट फॉरेन अर्निंग के साथ जोड़ दोगे तो फाइनली जो आपको वैल्यू निकल के आएगी वो होगी जीएनपी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसके बीच का फर्क आपको समझ में आ गया होगा। जीडीपी क्या है, हमारे देश की ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। जीएनपी क्या है, जो भी हमारी नेट फॉरेन अर्निंग है। एक्सपोर्ट ज्यादा किया इंपोर्ट कम किया तो प्लस होगी, इंपोर्ट ज्यादा किया एक्सपोर्ट कम किया तो माइनस होगी। तो इस प्लस माइनस को आप जोड़ दोगे किसके साथ, जीडीपी के साथ। तो जब नेट फॉरेन अर्निंग को जीडीपी के साथ जोड़ोगे जो फाइनल फिगर निकल के आएगा वो होगा आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है भाई। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, दोज एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन वॉट एवर कैपेसिटी हाई और लो और वर्कर्स। भाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो भी एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। ठीक है भाई। जो लोग भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनकी कुछ कैपेसिटी होगी, हाई वैल्यू में काम कर रहे होंगे, लो वैल्यू में काम कर रहे होंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व हों वो टेम्परेली काम ना कर पा रहे हो, किसी भी वजह से ना काम कर पा रहे हो, कोई बीमारी हो गई, चोट लग गई, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, खराब वेदर्स, फेस्टिवल, सोशल रिलीजियस फंक्शंस। तो ये जो वर्कर्स हैं, अगर आप इनकी बात करो, ये वर्कर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है वर्कर। इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैं यहाँ पे क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये वर्कर काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको काम का इनको पैसा मिलेगा। ठीक है ना भाई, सिंपल बात है यहाँ पे। तो अगर मैं जाके किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ किसी घर में और उसका मुझे पैसा मिलता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। अगर मैं वॉलंटियर करके जाके बच्चों को पढ़ाता हूँ, पैसा नहीं लेता हूँ, तो फिर वो सोशल एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। समझिएगा इस डिफरेंस को। ठीक है भाई। तो भाई जितने भी प्रकार के वर्कर हो गए, चाहे हाई एंड में हो गए चाहे लो एंड में हो गए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनको सबको आपको वर्कर बोलना पड़ेगा। ठीक है भाई। फिर आगे देखिए, वी जनरली थिंक ऑफ ओनली दोज हु आर पेड बाय एन एम्प्लॉयर फॉर वर्क एज देयर वर्कर्स। अब यहाँ पे वर्कर की एक्सपेंडेड डेफिनेशन आ रही। अब तक तो मैंने आपको वर्कर की डेफिनेशन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में समझाई है। कभी कभी क्या होता है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व नहीं होता है, उसके काम की एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है बट इकोनॉमिक पैसे वाला फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में क्या है कि वो कन्वेंशनल कंसेप्ट नहीं हो रहा है कि किसी एम्प्लॉयर के लिए जाके काम कर रहे हो तो पैसा मिल रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं। समझ गए आप बात को। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सीमेंट की शॉप चलाने वाला आदमी है, या फिर एक मान लीजिए जनरल स्टोर की परचूनी की दुकान चला रहा है, आप उसको सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कह सकते हो। वहां पे भी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए काम नहीं कर रहा। उसकी परचूनी की दुकान में अलग अलग लोग आके सामान खरीद रहे हैं, उसको पैसा मिल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है और वर्कर की जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो बहुत वेराइड है। वर्कर की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होती है।
कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि भाई अगर एक आदमी को अपना काम करने के लिए पैसा मिल रहा है तो ये आप उसको वर्कर बोलो। कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं पैसा मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, वो काम तो कर रहा है ना, तो वर्कर की डेफिनेशन में आएगा। एम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करो इंडिया में, तो कुछ लोगों को पूरे साल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कुछ लोगों को पूरे साल में कुछ महीने ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कुछ वर्कर्स को अपने जॉब के अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, कुछ वर्कर्स को अपने जॉब के जो बेयर मिनिमम पैसे मिलने चाहिए वो भी नहीं मिलते हैं। ओके, तो देखिए, while estimating the number of workers, all those who are engaged in economic activities are included as employed। जब भी आप वर्कर्स को एस्टिमेट करते हो, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसको आप एम्प्लॉयड बोलते हो। इसको मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए इन्वॉल्व है और उनको ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, जो वर्कफोर्स में आते हैं। 2011-12 का आप डाटा देखोगे तो हमारी 473 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है, यानी 47 करोड़ लोग से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं हमारे देश में। ठीक है भाई, हमारे देश के इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाला जो मेजर तबका है वो गांव के इलाके में रहता है, रूरल इलाके में रहता है। ठीक है ना, इसलिए हमारी वर्क फोर्स का जो मेजर हिस्सा है दैट इज रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज। ये याद रखिएगा। अगर आप बात करो इन 47 करोड़ 30 लाख लोगों की, जिनको आप वर्क फोर्स बोल रहे हो इंडिया में 2011-12 के डाटा के हिसाब से, इनका 3/4 जो प्रपोर्शन है वो गांव के इलाकों में रह रहा है। ठीक है ना भाई, इनमें से मैक्सिमम है मेन, 70% इसमें मेन है और बाकी इसमें वुमेन है। और इस वर्क फोर्स में वो बच्चे भी आ जाते हैं, चाइल्ड लेबर्स भी आ जाते हैं, जो कि 18 साल से कम की उम्र के हैं, या फिर मान लीजिए 14 साल से कम की उम्र के हैं। ओके, तो उनको भी मेन वुमेन की कैटेगरी में रखा गया। मतलब ये जो 473 मिलियन लोग हैं ये सब काम कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी प्रकार से इन्वॉल्व है। तो चाय की टपरी पे जाके काम कर रहे हैं, दिन के 20 रुपए मिल गए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। समझ गए आप बात को। रूरल वर्कफोर्स की बात करिए, जितनी भी वर्कफोर्स रूरल इलाकों में काम कर रही है वहां पे वुमेन वर्कर्स 1/3 है, लेकिन अर्बन इलाकों में वर्कफोर्स का केवल 1/5 यानी 20% वुमेन है। तो 33% वर्कफोर्स रूरल इलाकों में वुमेन है, अर्बन इलाकों में 20% वर्कफोर्स ही वुमेन है। फिर अगर आप बात करो तो वुमेन बहुत अलग अलग प्रकार के भी काम करती हैं, कुकिंग, फेचिंग वाटर, फ्यूल वुड, पार्टिसिपेट इन फार्म लेबर। अब बात यह है कि इन वुमेन को वर्कर्स नहीं कहा जाता है। इकोनॉमिस्ट बहुत लंबे समय से इस बात पे बहस कर रहे हैं कि ये लेडीज जो घर का काम करती हैं, ठीक है, घर में खाना, आपकी माता जी, आपकी बहन, आपकी वाइफ, ठीक है ना, बहुत सारे जो लेडीज हैं हमारे घर की, वो कहीं ना कहीं घर का काम करती हैं। अब इस घर के काम को आप वर्कर की कैटेगरी में लाओगे या नहीं लाओगे, इसको लेके इकोनॉमिस्ट के अंदर बहुत लंबे समय के लिए एक बहुत लंबी बहस चली है। डेवलप्ड कंट्रीज में और इवन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में बहुत से इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि इनको वर्कर्स की डेफिनेशन में लाइए, लेकिन टेक्निकली इनको वर्कर्स की डेफिनेशन में नहीं लाया गया, क्योंकि इनको इनके काम के पैसे नहीं मिलते। तो आपकी मदर या आपकी वाइफ या आपकी बहन अगर घर का खाना बना रही है तो क्या आप उनको पैसे देते हो उनके काम के लिए? आपने गिफ्ट दे दिया वो एक अलग बात है, बट क्या आप उनको काम के लिए महीने की रेगुलर सैलरी देते हो? ऑब्वियसली नहीं देते हो। ठीक है ना भाई, ओके। घर का खर्च चलाने के लिए अगर पैसे आ जा रहे हैं तो वो महीने की सैलरी नहीं मानी जाती है। महीने की सैलरी क्या होती है कि वो आपका पैसा है, घर का खर्च चलाना वो घर का पैसा है, दो अलग अलग चीजें। इसीलिए हमारे घर में काम करने वाली जो लेडीज हैं इनको वर्कर्स की कैटेगरी में नहीं गिना जाता है। तो ये जो 473 मिलियन वर्कर्स मैंने आपको बताए हैं ना, उनमें ये लेडीज नहीं आती जो घर का काम करती हैं। इसीलिए आप देखोगे कि आबादी 120-110 करोड़ की 2011-12 की बात कर रहा हूं, और वर्कर फोर्स केवल 47 करोड़ का। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की लेडीज को तो आपने गिना ही नहीं हमारी वर्क फोर्स में। और भी बहुत से लोग हैं जिनको नहीं गिना, उनको आगे बताता हूं। फिर बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है जिसको बुलाता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एक इंडिकेटर है जिससे आप देश की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो। यह रेशियो क्या बताता है कि उस देश की कितनी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में एम्प्लॉयड है। वर्कर पॉपुलेशन क्या होगा कि भाई नीचे आपने टोटल पॉपुलेशन लिख दी, ऊपर काम करने वाले वर्कर्स का नाम लिख दिया, तो इसको आपने क्या बोल दिया? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। यानी कि नीचे टोटल पॉपुलेशन कितनी उस देश की और ऊपर उस देश में काम करने वाले कितने लोग हैं। जितना ज्यादा ये रेशियो होगा उसका मतलब होगा कि उस देश में उतने ही ज्यादा लोग प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और जितना कम ये रेशियो होगा उसका मतलब होगा कि उतने ही कम लोग उस देश के प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है।
सवाल उठता है कि प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई है। फिर से जो लेडीज हमारे घर में काम करती हैं वो खाना ना बनाए तो भूखे मर जाओगे, समझ आया, नहीं बनाएंगे तो खुद बनाना पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी उनके काम को प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहा जाता है। दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग इन इंडिया। फिर आगे बात करो कि लोअर क्लासेस में हमने पॉपुलेशन शब्द को देखा था, इससे पहले के एनसीईआरटीज में लोअर क्लास कहने का मतलब है कि अभी 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी चल रही है तो 10वीं और 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन क्या है कि एक लोकेलिटी में रहने वाले जो टोटल नंबर ऑफ पीपल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये उस समय पे उस जगह की पॉपुलेशन हो जाएगी। ओके, अब आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैलकुलेट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को न्यूमरेटर में रखो, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को डिनोमिनेटर में रखो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपको मिल जाएगा रेशियो। तो मान लो कि टेबल 7.1 यहाँ पे आइए, टेबल 7.1 के थ्रू यहाँ पे बहुत सी एनालिसिस की जा रही है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया 2017-18। क्या बताया जा रहा है, रूरल इलाकों में मेन की बात करिए तो 51.7%, मेन की जितनी पॉपुलेशन रूरल इलाकों में उसमें से 51.1% वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। अर्बन इलाकों में जितनी भी मेन की पॉपुलेशन है उसमें से 53% लोग वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। फीमेल्स के लिए हालात बहुत खराब है। फीमेल्स की अगर बात करिए तो अर्बन इलाके में जितनी भी फीमेल्स हैं उसमें से 14.2% ही वर्कर की कैटेगरी में आती हैं, और रूरल इलाकों में जितनी भी फीमेल्स हैं उसकी 17.5% ही वर्कर कैटेगरी में आती है। ओवरऑल पूरे देश में अगर 100 वुमेन है तो केवल 16.5 वर्कर की कैटेगरी में आती है, और टोटल 100 मैन है तो केवल 52.1 वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। ओवरऑल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना निकल के आया, पूरे देश का 34.7%। इसी स्टैटिस्टिक को यहाँ पे इतने बड़े पैराग्राफ में इलिबरेट किया गया। तो बताया गया है कि अर्बन इलाकों में द प्रोपोर्शन इज अबाउट 34, वेयर इज इन रूरल एरिया इट इज अबाउट 35। ठीक है भाई, तो अर्बन इलाकों में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अबाउट 34 मतलब लगभग 33.9, और रूरल इलाकों में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना निकल आया, 35। यही स्टैटिस्टिक जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया टेबल में, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्या बताया जा रहा है, वाई इज देयर सच अ डिफरेंस, मतलब कि ऐसा क्यों है कि जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है अगर आप उसको अर्बन इलाकों में देखोगे तो वो थोड़ा कम है, और अगर आप उसको रूरल इलाकों में देखोगे तो वो थोड़ा ज्यादा है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, people in rural areas have limited resources to earn a higher income and participate more in employment market. Many do not go into schools, colleges and other training institutions. Even if some go, they discontinue in the middle or join the workforce. Whereas in urban areas, a considerable section is able to study in various educational institutions. Urban people have variety of employment opportunities. They look for appropriate job to suit their qualification and skills. In rural areas, people cannot stay at home as their economic condition may not allow them. क्या बोला जा रहा है, देखिए अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। रूरल इलाकों में अपॉर्चुनिटी कम है ये हमको पता है, अर्बन इलाकों में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है ये हमको पता है। अर्बन इलाकों में लोग हायर एजुकेशन के लिए टारगेट करते हैं, अर्बन इलाकों में लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, वो अलग अलग प्रकार की नौकरियों को ढूंढते हैं, एकदम से नौकरी में जंप नहीं करते। रूरल इलाकों में अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है। रूरल इलाकों में लोगों को डेली बेसिस से घर के बाहर निकलना पड़ता है अपना खाना पीना चलाने के लिए, इसीलिए रूरल इलाकों में लोग ज़्यादा एफर्ट मारते हैं नौकरी के लिए, इसीलिए वहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा हो जाता है। अर्बन इलाकों में लोग उतना एफर्ट नहीं मारते हैं क्योंकि अर्बन इलाकों में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ज़्यादा है। फिर इस टेबल में हमने एक और चीज़ देखी कि फीमेल्स के रिस्पेक्ट में मेल ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत वेरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अर्बन इलाकों में बात करोगे तो हर 100 अर्बन फीमेल्स पे केवल 14 फीमेल्स वर्किंग है, किसी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और रूरल इलाकों में अगर 100 रूरल वुमेन है तो 18 इन्वॉल्व है। तब आप सोच सकते हो कि रूरल इलाकों में घर में कोई भी एक ऐसी वुमेन होगी जो घर का काम नहीं करती होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर उस कैटेगरी को आप इकोनॉमिक एक्टिव वाली कैटेगरी में डालते, वर्कर वाली कैटेगरी में डालते, तो हमारे रूरल इलाकों में 100% हो जाता वर्कर पार्टिसिपेशन वुमेन का। बट छोड़िए, अभी के लिए इस टेबल के हिसाब से बात की जाए, कौन सी टेबल की बात हो रही है, तो मैं इस टेबल की बात कर रहा हूं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो यहां पे हमने ये देखा कि हर 100 रूरल वुमेन में से 18 रूरल वुमेन एम्प्लॉयमेंट मार्केट में काम कर रही हैं, हर 100 अर्बन वुमेन में से 14 वुमेन एम्प्लॉयमेंट मार्केट में काम कर रही हैं। वहीं पे अगर आप मेन का नंबर देखोगे तो 50% से ज़्यादा है। तो भैया ये जो वुमेन है
ये अर्बन और रूरल इलाकों में काम क्यों नहीं कर रही और अर्बन इलाकों में रूरल इलाकों से भी कम काम कर रही? उसके कुछ वजह हैं। अर्बन इलाकों की अगर बात की जाए तो जो मेन है वो अच्छी फैमिलीज कमाई कमा पाते हैं, इसलिए अर्बन इलाकों में एक वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जॉब मत लो, आप घर के कामों को देखो, क्योंकि घर के कामों को देखने के लिए भी कोई चाहिए। फिर आगे बात की जाए तो भाई जैसा कि पहले बताया गया है, जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं इनको प्रोडक्टिव वर्क की कैपेसिटी में या फिर कैटेगरी में नहीं लिया जाता। तो चूंकि इनको प्रोडक्टिव वर्क की कैटेगरी में नहीं लिया जाता तो इन वुमेन के काम को एक प्रोडक्टिव काम माना ही नहीं जाता है। तो घर वाले काम को यहाँ पे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है, दिस इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल। इसके चलते जो वुमेन वर्कर्स हैं कंट्री में, उनके नंबर को हम लोग बहुत हद तक अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे घर में बहुत सी ऐसी वुमेन है, फैमिली में ऐसी बहुत सी वुमेन है जिनको ना उनके काम के लिए पे किया जाता है और ना ही उनके काम को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। ओके भाई। फिर एज दे सर्टेनली कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ द हाउस होल्ड एंड फार्म्स, डू यू थिंक दैट देयर नंबर शुड बी एडेड? अब हमसे यही पूछा जा रहा है कि भाई चूंकि वो घर का काम कर रही है, ओके, और घर के काम के बिना भी आपका काम नहीं चल सकता है, तो क्या उनके काम को प्रोडक्टिव कैटेगरी में लाना चाहिए? बिल्कुल लेके आना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि डिबेट का विषय है कि एक वुमेन जो घर के अंदर काम कर रही है उसके काम को आप प्रोडक्टिव या फिर वर्कर की कैटेगरी में लाओगे कि नहीं लाओगे। बहुत सारे यहाँ पे टेबूज इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी शादी हुई और आपकी वाइफ घर का काम कर रही है और सरकार कोई ऐसा नियम कानून ले आए जिसमें सरकार ये बोले कि हस्बैंड्स को अपनी वाइफ को अपनी सैलरी का इतना % हिस्सा देना पड़ेगा क्योंकि वो घर का काम कर रही है, जॉब नहीं कर रही है। और मान लो एक हस्बैंड देने भी लगता है, तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स से उस लेडी के पास कुछ पैसे पहुंचेंगे, लेकिन इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिर घर का काम लेडीज के लिए ही हो जाएगा, समझ गए? फिर एक लेडी से यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई तुमको तो इतना पैसा मिल रहा है, तो जब तुमको इतना पैसा मिल रहा है तो ये तुम्हारा ही काम है। तो जो टैबू है ना, जिसको हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर के काम और बच्चे पालने वाले काम ये वुमेन ही करती हैं, मेन नहीं करते, ये टैबू और बढ़ जाएगा यहाँ पे। इसको मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस किया है। ये जो पहली वीडियो दिख रही है ना आपको, इज पेइंग फॉर डोमेस्टिक वर्क द रियल सिचुएशन फॉर हाउसवाइफ्स, अनपेड डोमेस्टिक केयर वर्क, डिस्प्रोपोर्शनेट वर्क बर्डन ऑन वुमेन एंड शुड हाउसवाइफ बी पेड। लगभग 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई, आप इस वीडियो को देख लीजिए जाके, तो आपको ओवरऑल इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस मिल जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में यहाँ चीज़ों को कवर किया है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और हायर्ड वर्कर्स की।